मैं जब साउथ कश्मीर से वापस आया 2 साल के बहुत इंटेंस ऑपरेशन के बाद, मुझे कम से कम साल 2 साल लगा कि जब भी कोई आवाज़ आती थी, कोई पटाखा हो गया, कार का पंचर हो गया कहीं, तो मैं एकदम से मैं अलर्ट हो जाता था। और हाँ, यस यस, इट वाज देयर। छुट्टियों में घर जाता था तो भी नींद का पैटर्न आपका चेंज हो जाता है, आपका काफ़ी एक आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है। कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं? हाँ, फ्लैशबैक्स आते हैं, इवेंट्स याद आती हैं, अभी भी आती हैं, कई बार इवेंट्स याद आती हैं। और जो है ना, जो ग्रुस उसका जो वायलेंस है वो जाता नहीं इतनी आसानी से। डेड बॉडीज़ को देखना, म्यूटिलेटेड बॉडीज़ को देखना। Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life and we discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. आज के हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल यशपाल मोर, a genuine leader with phenomenal emotional intelligence. हमने उनके साथ डिस्कस करा उनकी जर्नी इन द इंडियन आर्मी एंड कैसे 36 RR में उन्होंने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करे और अपनी टीम को हमेशा साथ लेके चले हैं विद हिज लीडरशिप स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने उनके साथ उनकी पूरी जर्नी समझी और उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो अपनी गट फील को यूज़ करके उन्होंने कई मिशंस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। अब वो अपनी एक सेकेंड इनिंग्स भी शुरू कर चुके हैं जिसमें वो यूथ ऑफ इंडिया को ट्रेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंस पे और लीडरशिप स्किल्स पे। ही इज अ फिनोमिनल लीडर एंड दिस पॉडकास्ट कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। हेलो सर, वेलकम टू द गट फील शो। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू प्रणव, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो नाम बहुत अच्छा है यार, गट फील शो, क्योंकि हमने भी फौज में बहुत काम गट फीलिंग से किया है। मुझे सर उस पर बात करनी है आपसे बिकॉज आई नो कि गट फील इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ और आपने बहुत क्लोजली उसको यूज। मैंने बहुत ज़्यादा, मैं जो है ना ज़्यादा सोचता नहीं था। मैंने हमेशा जो मुझे अंदर से आवाज़ आई ना, मैंने उस पर काम किया। और मैं यही एडवाइस भी करता हूँ कि स्पेशली जहाँ क्रिटिकलिटी होती है ना, थोड़ी बहुत, जहाँ डिसाइड करें क्या करें, जो गट बोले ना वो कर देना चाहिए, फिर देखी जाएगी। बहुत सही सर। मैं आई हैव अ कोर बिलीफ इन दिस थिंग कि ये ना इसको मालूम होता है कि क्या चीज ठीक है, बस उसको सुनना आना चाहिए। आई थिंक सुनना ना आने वाली प्रॉब्लम है कि लोग उसको ट्यून इन नहीं करते हैं गट फील को। तो इसलिए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये गलत बताएगी कुछ चीज, बट अगर आप उसको सुनना शुरू कर दो ना तो बहुत अमेजिंग चीजें होती हैं लाइफ में। बिल्कुल सर, मुझे आपसे ये डिस्कस करना है, मतलब हम यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे फिर तो बहुत दूर तक जाएंगे। मुझे पूछना है कि आर्मी में मेंटल हेल्थ को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आई नो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप लोग काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी वहाँ पे क्रिएट होता होगा। कैसे आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है वो, कैसे आप लोग इसको हैंडल करते हैं? देखो, फ्रैंकली आर्मी भी ग्रैपल कर रही है इसके साथ। मैं एकदम आपको ऐसे रोजी पिक्चर दूं जी, हम तो बहुत अवेयर हैं, अलर्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी जब ग्रो कर रहा था सर्विस में, देखो पहला चैलेंज आता है जब आप पहली बार ट्रुप्स की इंडिपेंडेंट कमांड मिलती है। वो एज यंग ऑफिसर आपको 25-30 लोगों की कमांड मिल जाती है। तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होता, वो हमसे बड़े होते हैं ज़्यादातर लोग जिनके साथ आप डील कर रहे होते हो। फिर जब आप कंपनी कमांडर बनते हो, 150 लोग आपके नीचे आ जाते हैं, 100 से 150 लोग। वो पहला चैलेंज होता है जहां आप उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो हो रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टैकल करते हो। वो मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया। फिर जब आप CO बन जाते हो तब तक काफ़ी मेच्योरिटी होती है, 40 ईयर्स प्लस आप हो जाते हो। तब 800 से 1000 1200 लोग डायरेक्टली वही नहीं, उनके बीवी बच्चे, उनकी पूरी ज़िंदगी आपकी सोच के ऊपर चेंज हो जाती है। किस टाइप की आपकी सोच है वो सब भी डिपेंडेंट, वो डिपेंड करता है आप पे कैसे। उसके बाद जैसे ब्रिगेड कमांडर बना मैं, 5-5,500 लोग। फिर GOC बना मैं। तो धीरे धीरे मैंने देखा है कि मतलब आपका जो है ना नीचे की बेस बढ़ती रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। और मैं ये मानता हूँ कि आर्मी के अंदर जो इसको लेके वी डू हैव साइकेट्रिस्ट्स, वी डू हैव पीपल हु आर, हम खोलते भी हैं सेल, भाई काउंसलिंग सेल है, ये यहाँ कॉल कर लो, आप बात कर लो। बट इसके ऊपर बहुत टैबू है। और जवानों में इसको, क्योंकि सब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसको मेंटल हेल्थ को लेके जो है कोई जागरूकता नहीं है और हेजिटेट करते हैं लोग, बताने में हेजिटेट कर रहे हैं। इसीलिए हमें काफ़ी बातें पता लगती हैं प्रणव जब काम हो चुका होता है, जैसे सुइसाइड होगी, कोई घर में, कोई यही नहीं कि इंडिविजुअली करता है, वाइफ है। और इस टाइप से हमें बहुत बार जो है ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, जो कि हमें लगता है काश कोई ये बता देता।
काश कोई से बात कर लेता। तो सुसाइड केसेस हैं आर्मी में? हाँ हाँ, बहुत, मतलब मैं ये नहीं, हमारा पार्लियामेंट के अंदर भी ये सवाल उठता है। अब पीछे स्टैटिस्टिक्स दिए थे पार्लियामेंट में, आप सर्च कर लेना मीडिया में कि डिफेंस फोर्सेस में कितने हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने हुए। तो जो भी ये फोर्सेस है, क्योंकि इसमें आइसोलेशन है। करेक्ट। और दूसरा क्या है, आइसोलेशन के साथ साथ आप ये समझो कि एक फियर ऑफ अननोन है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, वहां गोली नहीं चल रही है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे ये नहीं पता अचानक हार्ट अटैक किसको आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है। और सर आई थिंक हर टाइम एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वही ना, अनप्रेडिक्टेबल है, फियर ऑफ अननोन है। फिर ये नहीं पता छुट्टी कब जाओगे, भाई बच्चा आपका होने वाला है, आपको ये नहीं पता कि आप पहुंच पाओगे नहीं पहुंच, सिस्टर की शादी है, पता नहीं पहुंच पाओगे नहीं, वाइफ का घर में आजकल आपको पता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, वो आपको फोन करके कुछ बताती है, मदर की साइड से कुछ होता है, फिर पैसे का लेन देन है, बड़े परिवार से आते हैं, तो देयर इज बहुत स्ट्रेस है हमारे सोल्जर्स के ऊपर। मुझे कई बार लगता है ऑफिसर से ज्यादा स्ट्रेस सोल्जर्स के ऊपर है। सो मैं अलाइव था, सच में बता रहा हूं मैं, विदाउट नोइंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल, आई वाज अलाइव ऑफ दिस सिचुएशन। इसीलिए पढ़ना, मैंने ना बहुत अपनी सर्विस में दिल से प्यार किया लोगों को, दिल से। तो मैं बहुत अप्रोचेबल लीडर था, और ये मैंने अपने सबॉर्डिनेट जो मतलब सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, जो मेरे नीचे ऑफिसर्स जेसीओ जवान रहे, वो आपको नीचे लिखेंगे कि हाँ साहब हमारे कमांडर थे, हमारे सीओ थे। मेरा बहुत ही एक ह्यूमन अप्रोच था मेरा। वो एक जो फौज की एक हमारी इमेज है ना कि फौज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से में रहते हैं, ऐसा। हाँ हाँ, और ऑफिसर का ऐसी इमेज है कि भाई वो तो एकदम हमेशा तने रहते हैं, गुस्से में रहते हैं और बड़े वो रहते हैं। मूवीज देख के भी ऐसा लगता है कि आप अप्रोच नहीं कर सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल लगता है कि इनको अप्रोच करेंगे तो डांट पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हैं लोग, ये नहीं मैं कह रहा नहीं है, बट वो स्टीरियोटाइप बन गया। बट मेरे जैसे लोग भी बहुत हैं जो दिल से बहुत क्लोज होते हैं जवानों के। तो फिर क्या होता है कि एटलीस्ट मैं आई एम वेरी प्राउड कि मैं जब भी कोई ऐसे असाइनमेंट मेरा कमांड सिचुएशन, मेरे नीचे जवान खुश रहे। आई नेवर हैड अ केस ऑफ सुइसाइड, मैरिटल डिस्कॉर्ड या वायलेंस, कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई क्रिएटेड एन एनवायरमेंट। और मे बी आई वॉज लक्की, मे बी आई वॉज प्योर लक्की ऑल्सो। तो प्लस आई थिंक सर ये एक चीज है मुझे आपसे पूछना है, ये आपकी अप्रोच कैसे बनी सर? ये क्योंकि एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर ही कर सकता है ये काम, तो ये कहाँ से, इसका रूट कहाँ से आया? देखो इसका नाम कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, बट मैं लिटरेचर का शौकीन रहा हूँ। तो मुझे कोई, मैंने इस टाइप की बुक्स पढ़ी नहीं। अब तो पढ़ाता हूँ मैं, EQ और AI पे मैं बहुत क्लासेस लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट तब मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका। बट मेरे ना कहीं क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर भी सिपाही थे, मेरी सारी फैमिली में सब सिपाही थे, कोई सूबेदार रिटायर हो रहा है, कोई सूबेदार मेजर, कोई हवलदार है, गांव से थे हम। तो कहीं ना कहीं एक तो वो पार्ट था कि मुझे पता था जवान की जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, शुरू से आपने देखी है? मैंने देखी थी। तो एज एन ऑफिसर मैं वो नहीं भूला, अपनी रूट्स को नहीं भूला। दूसरी चीज कहीं ना कहीं जब मैं बहुत यंग ऑफिसर था ना, जो ब्रैशनेस एक यंग लीडर में होती है, वो टेपर डाउन कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं, ये बात है 1990 की, मेरी 5-6 साल सर्विस थी, मैं कैप्टन था, और तब मुझे ये किसी के थ्रू पता चला कि भाई बहुत से जवान जो है मेरे को प्यार करते हैं। किस लिए? क्योंकि मैं बोलता बहुत सही हूँ, मैं मीठा बोलता हूँ, मैं गाली गलौज नहीं देता हूँ। ये बात ना मेरे कानों में ना ऐसे गूंजी। मैंने कहा ऐसा फीडबैक बहुत कम मिलता है ना। कोई ये बताएगा जी आप बहुत खराब हो, कौन बताएगा आप सीनियर हो, कोई नहीं फीडबैक देगा आपको, ये कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोले। बट ये फीडबैक मुझे देना, और एक जवान ने और एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि सर आपको बहुत ज्यादा लोग, इनफैक्ट जो वर्ड यूज किया, क्योंकि मेरी यूनिट में सारे नॉर्थ इंडिया के ट्रुप्स थे, कहते सब आप सबसे लाडले ऑफिसर हो यूनिट में। तो लाडला वर्ड अपने हम यूज करते हैं जो बहुत प्यारा लगता है। तो ये बात फिर मैंने एनालाइज किया, अच्छा जब मैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेयर थी। लेकिन जो आपको लाडला बोला गया उसके पीछे भी एक कोई इन्फ्लुएंस हो सकती है, मतलब ये पेरेंट्स की होती है, कई बार किसी मेंटर की होती है, कहीं ना कहीं से एक इन्फ्लुएंस आ रहा होता है जिससे आपका बिहेवियर नॉर्मल पीयर से डिफरेंट होता है। तो कुछ ऐसा था कभी, या ये आपको मन था? मेरा मन था, मुझे लोग अच्छे लगते थे, और मैं खिलाड़ी हूँ पहली बात तो। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई वॉज इन सम टीम। फुटबॉल खेलना, धक्के मारना, ग्राउंड पे गिरना, वहाँ कोई ऑफिसर जैसी हो कोई देखता नहीं ऑफिसर है अपोजिशन टीम का। फिर मैं हैंडबॉल खेला, बहुत बास्केटबॉल खेला, एथलेटिक्स किया, एकेडमी में बॉक्सिंग करी। तो स्पोर्ट्समैन कहते हैं एक बार ग्राउंड में घुस गए, यार आपने कलर पहना हुआ टीम का, आप रैंक तो नहीं पहने हुए। करेक्ट।
दो यू आर टीम कैप्टन, एवरीबडी नोज यार ये ऑफिसर है, बट नोबडी विल, वहां विनिंग इज एवरीथिंग, वहां से फोकस अलग होता है। फोकस अलग होता है। तो वो भी है, प्लस आपने अपनी टीम को भी तो ट्रेन करना है ना जीतने के लिए। वो तभी होगा व्हेन दे कैन स्पीक फ्रीली टू कि साहब आप इस पोजीशन में इसमें खेलो, या बोलो साहब इसको क्यों ले रखा है, इसको बाहर करो, इसको ले लो। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको यू आर अप्रोचेबल, वरना वो आपको बोल ही नहीं पाएगा। बोल ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो सुनता ही नहीं है किसी की। सो ये दोस्ती बढ़ती चली जाती है। हाँ, दोस्ती तो कॉमराडरी, जो हम कॉमराडरी है, दोस्ती है, एक भाईचारा जिसको कहते हैं हिंदी में, मैंने ना हमेशा ऐसे काम किया। और एक और बहुत जबरदस्त चीज हुई थी प्रणव, मैं ना पुंछ में था, पुंछ रजौरी, जहाँ ये बहुत फायरिंग होती थी, ये बात है 88 की, और मैं भी लेफ्टिनेंट था, 2 स्टार लगे थे मेरे। और मुझे ना एक टास्क मिला कि जी आप ये 35-40 लोगों को लेके आप पुंछ से गुलमर्ग जाओ, अक्रॉस पीर पंजाल रेंज। ये हाई एल्टीट्यूड है, और ये कब जाना है, विंटर में, समर में नहीं जाना, विंटर में, जब 20-20 फुट बर्फ पड़ी होती है, रास्ते होते नहीं है, और कोई भी तब कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। तो मुझे ये मिल गया, मेरे नीचे 2-3 जूनियर ऑफिसर्स, कोई बीएसएफ के लोग भी आ गए, मेरे पास एक पूरा, ये पहला मेरा इंडिपेंडेंट वो था जहां मुझे कोई देखने वाला नहीं था, मैंने अपनी ट्रेनिंग करानी उनको। तो मैं जब उनको, मुझे 15 दिन दिए गए इनको फिट करने के लिए, बिकॉज यू कांट क्रॉस ना, आपके 40-50 किलो वजन है, और आप हाई एल्टीट्यूड से जाके गुलमर्ग जा रहे हो बर्फ में, तो भाई एवरीबडी हैज टू बी फिट। तो मैं रोज इनकी जो है ना, सुबह पहाड़ी में मैं सबसे फिट था, मैं कहा चलो इधर उधर। तो शाम को हमने क्या करना, रोज या तो गिल्ली डंडा खेलना, या क्रिकेट खेलना, या ताश खेलनी उनके साथ, मतलब, और कैंप फायर टाइप माहौल। हम एक ही वैसे झोपड़ियों में रहते थे, कोई ये नहीं था कि यार, उसमें जो घनिष्ठता बढ़ी कि फाइनली ये मेरे को बोला यार आपके 35 लोग हैं, इनमें से 15 को वापस भेज दो, 20 ही जाएंगे जो फिटेस्ट 20 है। अच्छा। तो उसमें कमाल की बात है प्रणव, जो जिनको मैंने अपने फिर जो मेरे एनसीओज जेसीओज थे, मैंने कहा बताओ किस किस को लेके जाएं, उन्होंने बोला साहब यही है। तो जिनको मैंने कहा भाई ये साइड में हो जाओ, आप वापस जाओ कल, कहते साहब पहाड़ी से धक्का दे दो, मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। तो इमेजिन यार, अब मेरे पास वो कह रहे हैं साहब आपके साथ ही जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज द मिशन वाज अमेजिंग, इट इज बिकॉज दे वांटेड टू स्टे टुगेदर। तो सर आपके अंदर ये नेचुरल स्किल है जो आपने जिसको पॉलिश भी किया है। हाँ, रहते बहुत पॉलिश किया, टीम बिल्डिंग, आई कॉल इट टीम बिल्डिंग। ये जो टीम स्पिरिट है ना, ये एक और ये मैंने बहुत अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया कि प्रणव यू गिव मी द जो टीम लास्ट है ना, वो दे दो और आई कैन मेक अ चैंपियन आउट ऑफ देम। मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है, ये पैशन है आपका, ये पैशन है। आप इंडियन हॉकी टीम दे दो 6 महीने ना, ये ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड या सिल्वर ले आए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो आपके अंदर एक जो अच्छे एक टीचर में जो लीडरशिप स्किल होती है ना, हाँ, वो है आप लीडरशिप स्किल्स, इमोशनल। एक लीडर जैसे अच्छी तरह ये पहचानता है कि कौन सबसे कमजोर कड़ी है, हाँ, वहां से ध्यान देते देते वो सबको सेम लेवल पे ले आते हैं। एंड हर एक का वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता भाई, जो आप पे लागू होगा आपको किसी दूसरे तरीके से मैंने वहां लेके जाना है। कोई दूसरा थोड़ा इमोशनल है, उसको थोड़ा मैंने पीछे से बकअप करना है। किसी को होता 2 गालियां दे के आगे लाना पड़े, तू क्या कर रहा है आगे, चल, मतलब। सो एवरीबडी नीड्स दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन शुड फील यार ये मेरा सबसे क्लोजेस्ट है। मेरी टीम में ये था कि यार मोर साहब तो मेरे, ये फीलिंग, सो दैट इज हाउ आई थिंक। सर आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो ना, ये इस ही एटीट्यूड से मेरी लाइफ चेंज हुई है एक्चुअली। मतलब मुझे स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे मिल गए थे जिन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें पर्सनल ट्यूशन देंगे और हम इसको इम्प्रूव कराएंगे, तुम्हारे डिसलेक्सिक इंग्लिश और हिंदी को हम इम्प्रूव कराएंगे, और उन्होंने करा दिया। और क्योंकि उन लोगों को ये चीज दिख गई थी कि इसको कैसे करना है, ये चीज दिखना एक लीडर का, एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दीज अ पर्सन हु इज अ गुड लीडर इज द बेस्ट टीचर। आई पर्सनली फील दैट। अब सर इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो मुझे आपसे पूछना है। ये आपका जैसे लीडरशिप माइंडसेट है, मुझे इसको कंपेयर करना है एक मिलिटेंट, एक आतंकवादी जिसको आप जैसे जो पकड़ते हो, उनके माइंडसेट में और इसमें क्या डिफरेंसेस है, वो लोग क्या सोचते हैं? अब कहां से कहां ले आए, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। नहीं, आई नो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और मुझे मौका मिला इस टाइप का काम करने का, और आपने देखे होंगे मेरी स्टोरीज कश्मीर को लेके, साउथ कश्मीर अनंतनाग में जो हमने बहुत कामयाबी ली जब मैं 36 राष्ट्रीय राइफल्स में था। तो मैं कई बार कहता था, मैंने कहा यार अ गुड सोल्जर डाइंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। उनमें कईयों में ऐसी फाइट मारते थे वो, इतनी फाइट देते थे वो, कि मुझे लगता है यार ये बंदा सही गाइड किया होता तो कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माइंड का है, मुझे कभी घृणा नहीं हुई इनसे। हमने ठोका खूब मिलिटेंट्स को,
मतलब कमर तोड़ के रख दी लश्कर तोयबा और इनकी ना, आई एम सच में बता रहा हूँ, हमने टॉप लीडरशिप को ऐसे चुन चुन के ऐसी जगह, ना हमारे पास एनआईए, ना सीबीआई, ना आईबी, ना रॉ, कुछ नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई सारी टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस, माइंडसेट, लोगों का साथ एंड और किस्मत एंड गट फीलिंग। 10% पे रिस्क पे मैं चांस ले लेता था। तो इसमें मेरे को क्या लगता है, इनका दे आर जस्ट ब्रेन वॉश्ड इफ दे यू नो, अगर अच्छे से उनको वो किया जाए। सम ऑफ देम गलत संगति में घुस गए। हाँ, गलत संगति में, गलत माइंड में वायरस, अभी जैसे किसी का आज के धर्म का वायरस चला हुआ है, किसी में जाति का चला हुआ है, तो दिमाग खराब हो जाए तो यार आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तो इनमें से किसी को कभी मार के कभी वाकई में बुरा लगा कि ये बंदा, मतलब ऐसा कभी नहीं, मैंने क्या, जब उनकी डायरी खोलते हैं ना, जब उनकी, एक तो ये डायरी बड़ी अच्छी लिखते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत रोमांटिक होते हैं, डायरी लिखते हैं। ये सब डायरी मेंटेन करते हैं? बहुत लोग स्पेशली जो लीडर होते हैं। अच्छा। फिर हम इनकी डायरी उर्दू में होती है, स्पेशली जो पाकिस्तान से आते हैं उनकी, तो पढ़ते हैं हम कई बार उनकी डायरी, और वही इमोशन होते हैं अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, या अपने उसके लिए जो है। देखो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ प्रणव, जिसने वेपन उठाया ना, वो यूनिफॉर्म वाला हो या बिना यूनिफॉर्म के हो, वो इमोशनल भी होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, और एक आइडियलिस्टिक भी होते हैं, आइडियलिस्टिक भी होते हैं। तो मैंने देखा है कईयों की बहुत अच्छी शेर व शायरी लिखते हैं, खत लिखते हैं अच्छे, और मैंने तो जिंदा भी लोगों को मिला हूँ, इन लोगों को बातचीत की है उनके साथ, उनको बोला लिखो, जरा चिट्ठी लिखो, तो वही हमारे जैसे लोग हैं। तो डाइंग फॉर अ रॉन्ग कॉज, ब्रेन वॉश्ड है, यहाँ आते हैं, यहाँ तो मरना ही है, यहाँ तो कोई छोड़ेगा नहीं उनको, है ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग खराब है ना। करेक्ट। हाँ, वो हमें, मतलब हमारा पर्पस है, वो चीज पर्पस है, यूनिफॉर्म पहनी है देश के लिए, और इससे बढ़िया कोई सबको मौका नहीं मिलता। परिणाम मैं आपको बता रहा था इससे पहले, वेरी फ्यू पीपल गेट चांस इवन इन द मिलिट्री टू सी रियल कॉम्बैट, रियल फायर फाइट। तो आई वॉज लकी कि बहुत बार मौका मिला, एक बार नहीं, कम से 100-200 बार हमें ऐसा मौका मिला जहाँ। तो जब पहली बार हुआ होगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, जब ये पहली बार हुआ तो ये एक्चुअली जब पहली बार होता है ना, तो बहुत दिनों तक तो सपना आता है, यार होगा या नहीं होगा, यू वांट टू हैपन। और एक ऐसा यंग लीडर, ये भी मन में रहता है यार कि हमें भी कहीं गोली वगैरह लगे, हम भी, मतलब सच में ये मेरे को बहुत आता था कि यार हमें भी ये एक यहाँ पे वूंड मेडल पहनने का मौका मिले, हम भी कहें देखो जी हमने जो है लड़ाई में हमें मतलब ऐसी लगे कि मतलब जी जाओ आप, लेकिन यू कैन फील प्राउड कि यार आई वाज इन ऑपरेशंस, या मैंने जो है ना ये काम किया। और दूसरी फिर ये फीलिंग आती है यार कि मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई मिल गया, और मैंने जो है ना, मेरी टीम ने, हमने 2-3 लोगों को, और फिर बड़ा उसके जी कामयाबी मिली, और मिशन अकम्प्लिश, हाँ मिशन, और लोग शाबाशी दें, हाउ डिड यू डू इट, कैसे किया, और बहुत आपको चेयर अप करें, वो रहता है। तो जब पहली बार होता है तो पहले कुछ देर तो कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी ऑपरेशन में पहले कुछ देर कुछ समझ नहीं आता, जो गोली चलनी शुरू होती है। आप जितने बड़े, कोई किताबें नहीं सिखा सकती। तो क्या उस टाइम पे सर, कैसे? उस टाइम पे एज अ लीडर यही होता है कि यार मतलब अपने बंदे ठीक हैं कि नहीं है, कहां से आया, यू जस्ट वांट टू गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन एट दैट टाइम, टू अंडरस्टैंड कि क्यों ना सिचुएशन की रियलिटी क्या है, कि हो क्या रहा है, वो समझने में आपको 1-2 मिनट लग सकते हैं। और फिर आप देखते हो कि फिर डिजाइन करते हैं क्या करना है, एंड यू ट्रस्ट योर टीम, बिकॉज वो टीम बिल्डिंग की मैंने बात की, वो सर वहां से आ रहा है, दे अंडरस्टैंड यू, दे नो माइनर टैक्टिक्स वेरी वेल। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है, आप अच्छे लीडर हो, तो माइनर टैक्टिक्स जो होते हैं ना, छोटी छोटी, कि किसने दाएं से जाना है, बाएं से जाना है, कैसे घेरा डालना है। हमारा ये होता था, फायर खुल गया ना, अब हमने घेरा डालना है, अब ये बच के नहीं जा सकता, टाइम जितना मर्जी लगे बच के नहीं जाएगा अब। और यही होता था हमारा बहुत रेयर होता था कि कोई बंदा हमारे घेरे से निकल गया और बच के निकल गया, बहुत कम होता था। अगर फायर खुल गया तो फिर तो घुस जाएंगे, मतलब फिर तो हम फिर तरीके से करते थे, कोई जल्दी नहीं होती थी। कभी हमने इस चीज की नहीं की कि हम पर्सनल बहादुरी दिखाएं, मेडल, बिल्कुल नहीं। हमेशा ठंडे दिमाग से सोच समझ के कि सबसे पहले सेफ्टी अपने जवानों की है। ये तो भाड़े का है, ये तो इसकी तो कोई जिंदगी किसी 10,000 रुपए की भी नहीं है, लेकिन इसने अगर किसी को मार दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है वो।
तो वो नहीं हम, इसलिए ये भी As a leader ये भी मेरी एक हमेशा- दूसरी काम पढ़ना, मेरी कमांड में इतने ऑपरेशंस में आई नेवर लॉस्ट अ सोल्जर, ओह वाओ, नेवर एवर लॉस्ट अ सोल्जर। ये भी तो एक तरफ जब कमांड कर रहे थे, कोई मेरी कमांड में कोई सुइसाइड से नहीं मरा, ना हस्बैंड ना वाइफ ना कोई, और दूसरा जब लड़ाई में थे तो ये तो सर एक तरीके की इंस्पिरेशनल टीम है, ऐसे तो सीखने को मिलना चाहिए, मतलब और टीम्स को भी सीखना चाहिए। तो सीखने आते थे बहुत। मैं तो आर्मी में प्रणव मेरा नाम है पूरे देश के अंदर की यश मोर मीन स्मॉल टीम ऑपरेशंस। यश मोर सर सिखाएंगे किस प्रकार से टीमों को मोटिवेट करना है, टीम बिल्डिंग। तो मैंने हजारों लेक्चर दिए फौज में, वॉर कॉलेज के अंदर, स्टाफ कॉलेज के अंदर, एनडीए वगैरह में जाता रहता हूँ मैं, यही चीजें सिखाने के लिए कि लीडरशिप क्या है। आई थिंक सर आप यू आर द परफेक्ट वन टू टीच दिस, क्योंकि आपने ना फील्ड में एक्सपीरियंस किया है सर। मतलब लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में कर लेते हैं, बट जहाँ पे गोली चल जाए और आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो और आपको पता है कि आपकी पूरी टीम एक कनेक्टेड है, मतलब सबके माइंड कनेक्टेड है, और वो है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट है जो बेसिक है ना, हाँ। जो नींव है किसी बिल्कुल टीम सर, की, trust वो है म्यूचुअल ट्रस्ट। दे ट्रस्ट यू एज अ लीडर कि यार ये बंदा हमारे फेवर में है, और सर आप एज ए लीडर उसको बोल रहे हो आगे जाने के लिए, तो आपको ट्रस्ट करके वो जा रहा है। बिल्कुल। वरना गोली लगने के डर से बंदा घबरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल घबरा भाई, डर सबको लगता है मौत से, बिल्कुल सर। बिल्कुल लगता है। एंड यू डोंट वांट टू एक छोटे से किसी की अचानक की गोली से मरने का साला कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल सर, कोई बहुत बड़े ऑपरेशन, हाँ, कोई बहुत बड़ा कोई वो करो तो, बट ये लोग क्योंकि छुपे रहते हैं, कहीं से भी निकल आते हैं, कहीं से भी देखो, वो ग्राउंड को जानते हैं। हाँ। इतनी डिफिकल्ट ग्राउंड है, जंगल है, पहाड़ है, घर है, गांव है, होम टेरेन बन जाता है। बिल्कुल होम टेरेन है, होम एडवांटेज है। हाँ। पिच उनका है। सर आपने जो भी बात बोली कि जो भी बंदूक उठाता है उसे इमोशंस भी टैकल करने पड़ते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो चाहे बिना यूनिफॉर्म में। तो ये सर यूनिफॉर्म में कैसे, क्या ट्रेनिंग आपने अपनी टीम को दी, या क्या वो था कि जो ये सब, मतलब कैसे स्ट्रेस और उसको कैसे ऑन द स्पॉट कैसे हैंडल करते हैं? मतलब अगर किसी को, कोई आपकी टीम में कभी घबराया हो तो आपने उसको क्या समझाया? देखो मैं वो समझाने वालों में नहीं हूँ कि जी मैं अब समझाऊंगा और वो समझेंगे, ये नहीं होता। मैं इसको बिलीव भी नहीं करता हूँ। वी आर इक्वल्स देयर। मैं हमेशा इक्वल फुटिंग पे, चाहे वो 1 साल 2 साल सर्विस का जवान हो और मैं बहुत सीनियर कंपनी कमांडर हूँ, मैं उसको इक्वल फुटिंग पे लेके आता हूँ। सो इट इज अ टॉक और जेस्चर बिटवीन 2 एडल्ट्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरी थी, आई ऑलवेज वॉक द टॉक। मैं लेक्चरबाजी, मॉरल लेक्चर नहीं देता कभी भी, ज्ञान बांट रहा जी अब ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं एक बार बता रहा हूँ, और थोड़ा सा डिस्ट्रेस करके रखनी चाहिए सिचुएशन। एक तो फायरिंग, ऊपर से मौत का डर, ऊपर से आपका खौफ हो तो समझ नहीं आएगा क्या करे, है ना? वो लूज आउट हो ही नहीं पा रहा है कहीं। हाँ, तो मुझे याद है एक बार हम पाकिस्तान की फायरिंग, ये अभी मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल फायरिंग की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी हेवी आर्टिलरी के साथ फायर उन्होंने हमारे ऊपर डालना शुरू किया। मैं एक ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, इधर नौशेरा जो छमजौड़ियाँ, यहाँ पे मेरे पास 10-12 लोग, और वो फायर इतना एक्यूरेट था। मैंने कहा भाई अभी इधर उधर छुप जाओ पीछे कहीं बंकर में, बिकॉज ऑफ बहुत फायर आने वाला है। और हम ओपन में थे, तो हम पीछे जाके एक उसके अंदर बंकर के अंदर घुसे हम। तो वहां मैं सबको देख रहा हूं, ऐसे सफेद चेहरे हो रखे हैं अभी, क्योंकि एक गोला भी गिर जाए हम सारे के सारे जा सकते थे उस दिन। तो मैंने क्या किया उसको, मैंने कहा देखो यार ऐसा है, अगर कुछ हो गया ना तो स्कूल का नाम तो भैया तुम्हारे सबके नाम पे हो जाएगा, तुम्हारे गांव के स्कूल का, चिंता मत करो। मैंने कहा हीरो बन के जाओगे, हीरो बन के जाओगे यहाँ से, और नहीं तो जिंदा बच के जाएंगे। सो आई कुड सी, एक सेकंड में ना कैसे एटमॉस्फेयर लाइट हो गया। मैंने कहा देखी जाएगी यार, ठीक है, अभी होप करो कि पाकिस्तानियों का फायर खराब हो और उनको ये ना पता चले कि हम यहाँ बैठे। सो आई वुड क्रिएट दिस एंड वेरी क्विकली वो आइस ब्रेकिंग आप कर देते हो। हाँ, मिनटों में, वो 1 सेकंड में वो जो टेंशन का माहौल, हाँ, उसको 1 सेकंड के अंदर, वरना वो ना बढ़ता चला जाता है। हाँ, उसे डिसमेंटल करना जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसे ही एक बार मुझे दोपहर को फोन आया, प्रणव, मैं भी कमांड कर रहा हूँ ब्रिगेड, मेरे एक सीओ का, फुल कर्नल, कहता सर आपसे बात, उसकी आवाज में डर था। मैं क्या हो गया? कहता सर, मैं कहा बोल। कहता सर एक सुइसाइड केस हो गया। मैं कहा? कहता सर वो एक जवान के क्वार्टर में। मैंने कितनी देर पहले? कहता सर अभी खबर मिली है। कौन है? कहता सर वाइफ है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कितनी देर पहले? कहता सर अभी आई है। मैंने कहा बॉडी? कहता अभी भी टंगी हुई है ऊपर। तो घबराया हुआ था। मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उसने बताया। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं पहुंचा अभी इस जगह पे
तो ये घबराए, इनको पता नहीं, वो भी यंग है, कमांडिंग ऑफिसर है। तो मैं गया तो वहाँ सीओ, सूबेदार मेजर और 40-50 लोग खड़े, और क्योंकि फैमिली क्वार्टर्स में तो औरतें भी दूर खड़ी, खिड़कियों से देख रही, सब डर गए। तो खौफ है ना, किसी ने खुदकुशी किया। सबसे पहले मैंने कहा, पहली बात तो तुम रिलैक्स हो जाओ, तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है किसी ने। अभी हम तो 1 सेकंड में मैंने उनका, नहीं तो मैं जाके डांट मारता, तुम क्या करते हो, तुम्हारा डिसिप्लिन क्या है, तुम्हें पता नहीं, ये सब ऐसे करते हैं लोग भी, खौफ और बढ़ जाता है। सो आई ऑलवेज टुक इट ऑन। मैंने कहा मैं आ गया हूं ना, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं गया, हमने कहा पुलिस को फोन लगाओ, फटाफट बोलो ब्रिगेडियर मोर साहब यहाँ, फटाफट पुलिस आई, बॉडी को नीचे उतारा। उसका मैंने कहा जो लीगल कार्रवाई है मैंने कहा पूरी करो। मैंने कहा अभी आप क्यों डर रहे हो, मैंने कहा पुलिस केस है, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आई एम ऑन द स्पॉट, दिस इवेंट हैज हैपेंड इन द यूनिट, बट नथिंग टू वरी, आई एम टेकिंग एक्शन। उसको बता दिया, उसको भी ऐसे घबरा के नहीं बताया। मैंने कहा दिस हैज हैपेंड, आई विल गिव यू डिटेल्ड फीडबैक बाय। सर एज अ लीडर इस सिचुएशन में ब्रेवरी चाहिए, ये सही ब्रेवरी है। घबरा गए तो सब घबरा जाएंगे। और मैंने अगर गुस्सा दिखा दिया, आप सोचो यार, कमांडिंग ऑफिसर है, सूबेदार मेजर है, और वो फिर उनके नीचे जो लोग हैं, इमेजिन जिसकी कंपनी में ये खुदकुशी केस हो गया, जिसकी बीवी ने कर लिया, मतलब चेन रिएक्शन होता है ना, चेन रिएक्शन, उससे सब में फैल जाएगा, सब में फैल जाएगा। मैंने और ऐसे बहुत बार हुआ है। अच्छा, एक बार लद्दाख में था, वो कहते सर आग लग गई, आग मेन ऑफिस में एक यूनिट की आग लग गई, कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स, और फौज में ना 2 चीजों पे बहुत सख्त कार्रवाई होती है, सुइसाइड और आग। और लद्दाख में आग पे इतने इंस्ट्रक्शन आते हैं, आग नहीं लगनी चाहिए, बुखार, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि लकड़ी का है सारा काम, तो आग लग गई। तो मेरे ऑफिस से बाहर कहता सर, मैंने कहा मेरे को नजर आ रही है, मैं फटाफट गया, सारे इतनी देर में ना वो ऐसे ताश के पत्तों की तरह ना आग गड़, जब तो कुछ करते वो पहाड़ी में 10-12 ऑफिस जल गए, कंप्यूटर जल गए, डॉक्यूमेंट्स, ये वो। मैंने कहा, वो सब घबराए, मैंने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वी विल इन्वेस्टिगेट इट। अब तुम आराम से दूसरा ऑफिस खोलो, जो भी तुमने रिट्रीव किया वो करो, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तो आपने वहां भी सिचुएशन को उसको 1 सेकंड में, वो भूल नहीं सकते कभी भी कि सर आए थे, एंड मैं अभी जनरल था, अभी मेरी और सीनियर पोजीशन थी। सो ये बहुत जरूरी है सबऑर्डिनेट्स के लिए, जो है ना, टू स्टैंड विद देम, टू। तो आई थिंक सर ये आप शुरू से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ये चीज, और आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे होंगे इसी पे, जुड़ते जा रहे हैं हमेशा से। एक लीडर के साथ ना चेन बनती चली जाती है, क्योंकि एक लीडर को अगर कोई इंसान मिलता है ना, कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि मैं इनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा, इनके साथ बने रहना। जो आप बोल भी रहे हो कि आपकी टीम चाहती थी कि यहीं से कूद जाएंगे, लेकिन आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, वही वाली बात है। और दूसरी चीज क्या ना, पढ़ना, मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट इसमें ये है कि देखो, हम तो चले जाएंगे, हम तो रिटायर हो गए, लेकिन जो लोगों ने ये बिहेवियर देखा है, ये कंडक्ट देखा है, वो ऐसे ही लीडर बनेंगे। सो मैं फौज के लिए एक पौध तैयार करके आया हूँ लीडर्स की। सर ये तो कमाल की चीज है सर, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी जरूरत है इस चीज की इस टाइम पे। इसका मतलब आई वेरी स्ट्रांगली फील, ऐसे लीडर्स अगर एजुकेशन सिस्टम में आ जाए ना, तो अगली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही ये सीखते आ रहे हैं। जैसे आप इमोशंस पे नेचुरली काम करते आ रहे हो, आपकी टीम के इमोशंस आप बैलेंस कर लेते हो, और आप देखते भाप जाते हो कि सिचुएशन का ग्रेविटी क्या है। अब एक लीडर अगर ये भाप लेता है तो वो उसको मैनेज कर सकता है। अगर कोई है जो सिचुएशन को सिर्फ एज अ मैनेजर डील कर रहा है कि नहीं मैं तो मुझे ये मैनेज करनी है, एक मैनेजर और लीडर में ये फर्क होता है। एक मैनेजर वहां आएगा, सबके काम बांट जाएगा और चला जाएगा, उसने ये भापा ही नहीं कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या हो रखी है, कैसे इसको मैनेज करना है। इस 4 लोग हैं तो चारों की क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, क्या चारों सेम पेज पे हैं या चारों अलग ही पेज पे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और क्या, जो देखो एज पर योर पे स्केल, हम फौज में कहते हैं, पे स्केल जैसे जैसे बढ़ता रहता है, यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। हाँ। यार थोड़ा कंधे में थोड़ा दबाव लेना चाहिए। तो मेरे हर जगह में कहता हूँ मैं खड़ा हूं, तुम चिंता मत, तो अपना काम सही तरीके से करो। मतलब पुट इन योर बेस्ट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे असूल है, वो उस तरीके से काम करते रहो। मैंने तुम्हें चेक करना ही नहीं है। तुम तो दे आर हैप्पी, सो देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन, एंड देन यू प्रोड्यूस योर बेस्ट। पीपल सरप्राइज यू। Amazing sir. People surprise you. I think you should write a book on this. I will. Because this is very important for the next generation to read and understand. और सर आप ना फील्ड वर्क से ये चीज बता रहे हो, मतलब बाकी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने ऑन ग्राउंड, ऑन द सिचुएशन जहाँ पे मतलब डू और डाई सिचुएशन है, ये वहां पे इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट, बिल्कुल।
और आपकी बातें सारी मुझे बिल्कुल 100% ठीक लग रही हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एक लीडर ये ऐसे ही काम करता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस। यार मैं पब्लिक स्पेस पे हूँ, इतने लोग मुझे, लाखों लोग फौज में जानते हैं, मैं वही बात बोलूंगा जो कि एक्चुअल हुआ है लाइफ में। सर मुझे ये और पूछना है आपसे, पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स का और पीआर का आर्मी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इतनी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत एक दिन वायरल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, आर्मी बहुत सारी चीज़ों से आइसोलेटेड रहती है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर ओवर टाइम? कुछ आपने देखा है ऐसा? कहीं ना कहीं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम जो भी गवर्नमेंट होती है उसके आदेश पे काम करते हैं, ठीक है। सो वेदर इट इज 71 वॉर, अगर इंदिरा गांधी की लीडरशिप नहीं होती तो कुछ नहीं होता। अच्छा। यस, एनी कारगिल, द लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस एज डिफेंस मिनिस्टर, वी वर ऑन अ बैक फुट दैट टाइम। तो किसी भी उसमें पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकल लीडरशिप इज मस्ट, और ये डेमोक्रेसी का उसूल है। कहीं भी दुनिया में जो बड़ी बड़ी फौजें हैं वो डेमोक्रेटिक सिविल लीडर्स के है, उसके बिना वो नहीं है। देन वी हैव अ स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जहाँ सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो है आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के लिए पॉलिसीज लेयर डाउन करते हैं, तो उनकी भी इंपॉर्टेंस है। ये मैं नहीं कह रहा कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एज अ बफर काम करते हैं, बफर काम करते हैं। और किसी भी सेटअप के अंदर जो है मिलिट्री का एक अलग रोल है। तो गवर्नमेंट आती जाती है, आर्मी का कैरेक्टर बाय एंड लार्ज सेम रहता है। बट यस, देयर इज इंटरफेरेंस हो जाती है कई बार पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करते हैं आर्मी की किसी सक्सेस को या उसको भुनाने की भी कोशिश होती है। बट बाय एंड लार्ज आर्मी के जो लीडर्स हैं इंश्योर करते हैं कि आर्मी इंसुलेटेड रहे इन चीज़ों से। सो इतना ही रहता है। रैंक एंड फाइल को कोई असर नहीं पड़ता है, यूनिट्स को कोई असर नहीं पड़ता है, कोई ऊपर क्या बोल रहे हैं। सो ये टॉप लीडरशिप का रोल है कि वो कैसे आर्मी को इंसुलेट करके रखे और कैसे अपनी फौज को बेसिकली ट्रेनिंग फॉर वॉर एंड उसका इक्विपमेंट, उसकी फिटनेस, उस पर ध्यान। हाँ, दैट इज व्हाई आवर आर्मी इज लाइक दिस, वी आर अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज। अब सर जैसे मीडिया का क्या कई बार इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि कई बार मीडिया मैनिपुलेट भी कर देती है इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों ने जैसे इजराइल गाजा वॉर में भी ये चीज़ देखी, हो कुछ रहा है, बताया कुछ जा रहा है, उसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन बढ़ा दी जाती है। तो ये इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पब्लिक तो वही देखती है जो मीडिया दिखा रहा है। बाय एंड लार्ज आर्मी में अपने आप मीडिया सेल है, वी हैव राइट फ्रॉम टॉप मीडिया सेल्स होते हैं हमारे पास। मीडिया से इंटरेक्शन की हर एक कोई तो मीडिया से बात कर नहीं सकता, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। फिर आर्मी का भी अपने ट्विटर अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब है। आर्मी खुद अपनी पहले नहीं होता था, ये रिसेंटली हुआ, आर्मी भी कैचअप कर रही है औरों के साथ। करना भी चाहिए सर, पता नहीं करना चाहिए है, मतलब बहुत डिफरिंग व्यूज। ज्यादा करने से क्या होता है, यू गेट ओवर एक्सपोज्ड आल्सो, यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। फिर ये नहीं कहते कि हमारी ही आप देखो, हमारे कुछ नेगेटिव होगा तो जब अभी अगर कोकरनाग में ऑपरेशन हुआ है या राजौरी में ऑपरेशन हुआ है, देन बी रेडी फॉर सम काइंड ऑफ क्या कहते हैं मीडिया ग्लेयर आल्सो ऑन यू। सो इट वर्क्स बोथ वेज। बट मैं ये कहता हूं कि टच इतना भी नहीं, मीडिया आर्मी को थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए मीडिया से। मतलब आई थिंक उसको कहीं जैसे आप जो बफर जोन है तो उसमें दे देना चाहिए। हाँ, अदर टीम शुड बी वर्किंग। हाँ, सो वी शुड हैव एक्सपर्ट्स हु आर हैंडलिंग मीडिया, एंड मीडिया का रोल बहुत जरूरी है। कारगिल की लड़ाई अगर हम मीडिया को ओपन नहीं करते, अगर ये लोग वहां से रिपोर्ट नहीं करते, तो देश में इतना जोश, इतनी भक्ति, इतना वो नहीं होती। एवरी जो किल्ड इन एक्शन, हर वीरगति को प्राप्त सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाया गया, और आपने देखा लाखों लोग सड़कों पे आते थे। तो एक देश के अंदर एक बहुत जबरदस्त स्पिरिट, तो वो मीडिया का रोल है। इट वाज अ वॉर व्हिच केम इनटू आवर ड्राइंग रूम्स, है ना। तो ऐसे ही हमने इंसर्जेंसी में देखा कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैंने खुद मीडिया को कई बार उस टाइम पे साउंड बाइट दिए हैं, या मीडिया ने आया है हमारी स्टोरी को लोगों तक लेके गए। आई थिंक सर ये जो आप बोल रहे हो, ये इसलिए मिलिट्री का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट मीडिया में इसलिए जरूरी है कि वो एटलीस्ट जो गलत न्यूज आ रही है उसको एकदम से डिस्क्वालीफाई कर सके। और हमारे यहाँ रेस्पेक्ट भी करते हैं मीडिया का, जो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। देश में फायर जनरेट करने के लिए, फायर इन द सेंस जो करेज है, मोटिवेशन है कि हमें कुछ, हम सब आर्मी के साथ हैं, उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट मीडिया अगर कहीं गलत काम कर रही है, मैनिपुलेटेड है, वहाँ इश्यूज हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज पीपल आर सेंसिटिव, एंड कोई भी अवॉइड करते हैं कोई नेगेटिव न्यूज। मीडिया वाले जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं मीडिया में। उनके कैप्सूल कोर्सेज भी रन करते हैं, बिकॉज उनको पता होना चाहिए आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, एयरफोर्स का स्ट्रक्चर, नेवी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बिना आप थोड़ी रिपोर्ट कर सकते नहीं कर सकते। सो बाय एंड लार्ज आई थिंक वी आर ओके एज ऑफ नाउ। सर पीटीएसडी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए, इलैबोरेट करिए, पीटीएसडी क्या होता है?
देखो ये वैसे तो वेस्टर्न टर्म है, Correct. वेस्टर्न टर्म है, हमारे यहाँ इसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है सैडली, बट देना चाहिए बिकॉज मैं जब साउथ कश्मीर से वापस आया 2 साल के बहुत इंटेंस ऑपरेशन के बाद, मुझे कम से कम 1-2 साल लगा कि जब भी कोई आवाज़ आती थी, कोई पटाखा हो गया, कार का पंचर हो गया कहीं, तो मैं एकदम से मैं अलर्ट हो जाता था। और हाँ, यस इट वाज देयर। छुट्टियों में घर जाता था तो भी नींद का पैटर्न आपका चेंज हो जाता है, आपका काफ़ी एक आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है। कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं? हाँ, फ्लैशबैक्स आते हैं, इवेंट्स याद आती हैं, अभी भी आती हैं, कई बार इवेंट्स याद आती हैं। और जो है ना, जो ग्रुस उसका जो वायलेंस है वो जाता नहीं इतनी आसानी से, डेड बॉडीज को देखना, म्यूटिलेटेड बॉडीज को देखना। सो बट दिस नॉट विद एवरीवन, ओनली वेरी फ्यू पीपल हु एक्सपीरियंस इंटेंस ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये है। दूसरा, जो सियाचिन वगैरह में रहते हैं लोग, सियाचिन ग्लेशियर टफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू सर्व, हाई एल्टीट्यूड, जब 12,000, 14,000, 18,000, कारगिल, द्रास, लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल के एरिया में जो लोग, लोनलीनेस जो बॉडी की लिमिट टेस्ट हो जाते हैं, बॉडी की लिमिट टेस्ट हो रही है, फिर माइंड की लिमिट, लोनलीनेस। बिल्कुल सर। फॉर आप सिर्फ एक सफेद चादर देख रहे हो अपने सामने, एंड आपने ड्यूटी पे खड़े होना है 8-10 घंटे। एंड कई बार कम्युनिकेशन, वैसे तो काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, बट आप ऐसी पोस्ट पे आप बैठे हो कि आपको पता है 3-4 महीने घर में जो मर्जी हो जाए आप नीचे नहीं उतर सकते। सो दिस इज एन इशू, बट आई थिंक जिस तरीके का प्रोसीजर है वापस आने के बाद, लॉन्ग लीव का प्रोसीजर है कि आप लंबी छुट्टी चले जाएं, फिर पूरी की पूरी जो यूनिट वहाँ थी उसको अच्छे कहीं ऐसी जगह ले आया जाता है कि जहाँ पर ये स्ट्रेस रिक्रिएशनल पीटी वगैरह शुरू करें, गेम शुरू करें, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट करें, सो दैट इट हेल्प्स यू टू कम बैक। सो उसके बाद जब आप 6 महीने हाई एल्टीट्यूड में रहते हो तो फिर 6 महीने आपको ऐसी जगह रखा जाता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड देन यू गो बैक टू, तो वो बैलेंस ऑफ हो जाता है। हाँ, बैलेंस ऑफ हो जाता है। बाय एंड लार्ज इट इज वेल बैलेंस्ड। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि आपको भी ये पटाखे बजने की आवाज से और इन सब चीजों से फ्लैशबैक हुए, आपने इनको कैसे टैकल किया? इसके लिए आप कहने क्या? इसको कोई टैकल नहीं, इट विल जस्ट गो विद टाइम। जैसे कोई बड़ी हम ट्रेजेडी देखते हैं घर में या कुछ में, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, सो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यू हैव टू गिव टाइम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव कम आउट ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड फिर एक देख के अच्छा लगता है यार, ये तो मतलब आप एक्चुअल फायरिंग में नहीं हो, सब ठीक ठाक है, सो इट हैपेंस। मतलब वो ओवर टाइम है, आपको ये मानना पड़ेगा कि दिस कैन नॉट इमीडिएटली जस्ट गो अवे। हाँ, इसको यू टू फेड इट ऑफ, इट विल टेक टाइम। और दूसरा मैंने जो देखा है, ये आपको और ह्यूमेन बनाता है, ये आपको और संवेदनशील बनाता है कि वायलेंस देखना कि यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने वो 1 सेकंड में देखा कि कैसे चला गया बंदा, कैसे चला गया। और जब कोई आईडी वगैरह हो जाती है, ब्लास्ट जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से या ग्रेनेड वगैरह से, तो बहुत दर्दनाक किस्म के मैंने हादसे देखे हैं। सो देन यू फील कि यार लाइफ इज, इट कैन गो। सो जो भी टाइम मिला है, अच्छे इंसान बन के रहो, लोगों से प्यार करो, और जो कोई मन में अगर गुस्सा है कुछ, इसको मत रखो, यू नो, एंजॉय लाइफ। म्यूजिक की तरफ जाओ, थोड़ा बहुत म्यूजिक करो, फिजिकल फिटनेस, रनिंग वगैरह करो, योग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो दिस ऑल हेल्प्स यू, यू नो, ईज आउट। वो सर ग्राउंडेड रखता है आपको जब, हाँ। क्योंकि आपने जो ये ऑपरेशंस में चीजें देखी होंगी, हम सब ने तो मूवीज में देख के हमें ये फील हुआ है, आपने रियल लाइफ में देखा है, तो वहाँ जो आप बता रहे हो कि मतलब उसका टेक अवे ये होता है कि यार लाइफ इज वेरी स्मॉल, लिव इट टू द बेस्ट दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, लिव द डे, यू नो, उसको बहुत अच्छे तरीके से हर रोज ये सोचो यार आज का दिन बढ़िया होना चाहिए, रिमेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव एनर्जी आप में से निकलनी चाहिए, एक्सुड होनी चाहिए। वो सर रेजोनेट करती है, आसपास वालों को भी फील हो जाता है। हाँ, आप मेरा 10 बजे लाइव देखो न्यूज़पेपर पे, मुझे ऐसे लगता है वो 150 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं क्लास में, लगता है मैं भूल जाता हूं मैं एक लाइव उसके ऊपर हूं, यूट्यूब सेशन में हूं, एकदम लाइव, एंड एट दैट एनर्जी। और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं बच्चों के, मतलब दे आर अमेजिंग, ऐसी ऐसी बातें बच्चे लिखते हैं, वो मेरे को वहां से एनर्जाइज कर रहे होते हैं। सर, इसका सब मुझे बिल्कुल स्क्रैच से बताइए, आपका जो सेकंड इनिंग्स आपने शुरू किया है, ये कैसे शुरू हुआ, इसका सीड कहां से, और आप क्या क्या कर रहे हैं? देखो, सेकंड इनिंग्स में यार कोई प्लानिंग नहीं करी मैंने, ठीक है ना पहली इनिंग में करी, मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं एक 2 स्टार जनरल। तो आप हमारे आइडियल गेस्ट हैं, आप क्योंकि गट फील से आई रियली कनेक्ट योर आइडिया, क्योंकि आप इतना प्लानिंग नहीं,
आया और आपने कर कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं करी। फौज में मैंने कभी नहीं सोचा यार ये कब बनूंगा, ये कब बनूंगा, ये कभी भी नहीं। अपना काम किया रोज और थक के सो गए रोज, और दबा के गट फीलिंग पे काम किया, पंगे भी लिए लोगों के साथ। अगर अपनी टोली के लिए खड़ा हुआ तो खड़ा भी हुआ। कभी यस सर नहीं था मैं। आई वॉज नेवर अ यस मैन। इवन देन आई रोज टू अ 2 स्टार। आई नेवर अ यस मैन। अच्छा, नेवर साइकोफेंसी, मीकनेस, टिमिडिटी, ये मुझे बहुत खराब लगती थी। आप सामने बोल देते थे कितना ही सीनियर हो, आंख में आंख देख के पोलाइटली बट करेक्टली। तो ये मैंने तो सेकेंड इनिंग जब शुरू हुई तो मैं लिखता था पहले। तो मैं एवरी वीक 1 to 2 आर्टिकल्स आई वाज राइटिंग। एवरीबडी सेड कि सर आप इतना लिख रहे हो एग्जॉस्ट हो जाओगे। मैंने कहा नहीं। सो उससे पहले मैंने अपनी पीएचडी कर ली। तो मेरा एजुकेशन, हाँ, मेरा आई एम पीएचडी इन न्यूक्लियर डेटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज एंड क्या कहते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। उसको इतनी मोटी है मेरी थीसिस। और मुझे प्रॉब्लली मेरे डिपार्टमेंट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रेगुलर पीएचडी है ये। ये वो नहीं है पिछले दरवाजे से, डिस्टेंस वाला नहीं है, प्रॉपर पीएचडी है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड पीएचडीज इन आवर डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। अनस्टॉपेबल एटीट्यूड है। तो मैंने एमफिल करी पहले 10 साल पहले, फिर पीएचडी कर ली वहां से। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हेड करूंगा। सरकारी नौकरी मैंने दोबारा करनी नहीं थी। मैंने कहा बतेरी नौकरी बजा ली, अपना कुछ करेंगे। बट इसमें जो आया, मैं यूट्यूब और अन अकेडमी पढ़ाना लोगों को, ये हुआ जब कोविड हुआ। तो मैं 15 दिन अपने कमरे में बंद था। और मेरे पास अपना लैपटॉप था और मैं यूट्यूब देखना शुरू कर दिया। तब तक मुझे यूट्यूब का कोई इतना आइडिया नहीं था। तो तब मुझे लगा कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर आप YouTube क्यों नहीं स्टार्ट करते, बिकॉज यू हैव दिस पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इतनी नॉलेज है। बिल्कुल सर। तो मैंने छोटी छोटी 10 वीडियो बनाई। उसका मुझे समझ ना आए पड़ना मैं क्या बनाऊं। आज 850 वीडियो है मेरे चैनल पे, 3-4 करोड़ व्यूज है मेरे चैनल के। बट अब तो आप देखो मेरे पास पॉडकास्ट, मेरे हिस्टोरिकल पॉडकास्ट है। फिर मैंने अन अकेडमी में पढ़ाया 1.5 साल, अभी भी पढ़ाता हूं उन पे एज ए इन्फ्लुएंसर। और पूरे देश का भ्रमण किया है, IITs, IIMs, मेरे 5 TEDx टॉक हो गए हैं, 6ठे के लिए अभी जा रहा हूं। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ऐसा एक बहुत एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, नीश प्रोग्राम देश का, उसमें जा रहा हूं अगले महीने टॉक देने के लिए। कॉर्पोरेट वाले मुझे बुलाते हैं। मैं भी बैंगलोर से आया हूँ, एक कॉर्पोरेट सीनियर लीडरशिप को एक उनका सेशन लेके आया हूँ लीडरशिप पे, टीम बिल्डिंग पे, इस पे। तो नाउ आई एम ट्रैवलिंग, पूरे देश में घूमता हूँ और बच्चों को भी, सीनियर लीडरशिप को भी एड्रेस कर रहा हूँ। टीवी पे आता हूँ और दबंग भाषा में बात करता हूँ। टीवी पे भी जो भी मुद्दे होते हैं दिल से बोलता हूँ, कोई ऐसे नहीं कि यार किसी को खुश करने के लिए। तो सारे चैनलों पे आता हूँ मैं। और फिर मेरे को फिर मैंने अपने कोर्सेज स्टार्ट किए, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर बन गया। मैंने यशमोर एकेडमी स्टैब्लिश कर ली, तो विच इज डूइंग रीजनेबली वेल। और बहुत ही कम कॉस्ट में हम बच्चों को मेंटरिंग दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, गांव देहात के बच्चों को, कि आप भी IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। कम क्यों सोचो अपने आप को। हाँ जी सर। तो उनको मैं बहुत सक्सेस मिला है। मतलब पिछले 1.5-2 साल में लड़कियां, जब NDA का स्टार्ट हुआ तो पहले बैच में 3 लड़कियों को मैंने पढ़ाया। अच्छा। हाँ, अब हर बैच में 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियां जिनको डायरेक्टली मेरे नीचे कोर्स करके वो जा रही हैं NDA में। वाह। सो ऑफिसर बन चुके हैं मेरे बैच के, पहले बैच के गर्ल्स एंड बॉयज जो है। पिछले 3 साल में ये बिल्कुल अराउंड हो गई है। बिल्कुल एकदम। और पूरे देश में अब बच्चों को पता है कि वन सोर्स ऑफ ऑथेंटिक मेंटरिंग, ऑथेंटिक करंट अफेयर्स, मेकिंग ओपिनियन और थोड़ा सा बोल्ड होना, यशमोर के पास पहुंच जाओ। सर करंट अफेयर्स वाला बताइए, आप किस टाइम पे कैसे कैसे वो चीज कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लाइव 10 बजे यूट्यूब पे, और बहुत एनर्जी होती है। इट इज अनलाइक जो यूपीएससी के करंट अफेयर्स के सेशन होते हैं, वो एक न्यूज लगाएंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं जो है मैं ओपिनियन जनरेट करता हूँ कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, और वो इशू रोज कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट इश्यूज। और मेरा एक बहुत जबरदस्त चीज है, मैं कहता हूं अवॉइड 4 C's and P। ओके। 4 C's and P। तो 4 C's है क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सेलिब्रिटी। अच्छा। क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा एंड सेलिब्रिटी प्लस P इज पॉलिटिक्स। तो ये 4 चीजों को पढ़ना ही नहीं है, धेले के नहीं होते ये। अबे किसने किसका मर्डर कर दिया, हमने क्या करना। पॉलिटिक्स में कौन किसको गाली दे रहा है, कल को
दोस्त बन जाते हैं। ये बहुत वोलेटाइल इंफॉर्मेशन है, बहुत आपकी बेकार चली की, जाती है। बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसको रोज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पंच करते हैं, रोज प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा को हम हाईलाइट करते हैं। तो मेरे बच्चे नहीं, पूरे परिवार जो है हमारे चैनल पे आ गए। पूरा परिवार बैठ के टीवी पे देखता है कि यार मोरसर का न्यूज पढ़ते ही यहीं से छोड़ दिया, ये टीवी वगैरह देखना, चिल्लम चिल्ली नहीं कोई भी, एक एक्सट्रैक्ट एक जगह से मिल रहा है, समझो आप। बस बढ़िया। वो तो मैं करता हूँ। फिर मैं जो है यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूँ और टेलीग्राम पे लाइव करता हूँ, बच्चों को उसमें पढ़ाता हूँ। फिर मैं एक करंट अफेयर्स मैगजीन निकालता हूँ हर 15 दिन में। उस मैगजीन का नाम है जेनमोर, में भेजूंगा आपके पास ठीक है सर, डिजिटल, बिल्कुल। पूरे 2 साल के भेज दूंगा आपके पास गूगल ड्राइव पे। ठीक है सर। वो फ्री में है। पहले मैं 2 रुपए लेता था दिन के, अच्छा। पहले वो मैगजीन लॉन्च की। फिर मैंने पिछले चिल्ड्रन डे पे मैंने क्या यार ये 600-700 रुपए ले रहे हैं हम, क्या बनियागिरी है, हमने फ्री कर दिया वो। तो फ्री में हर 15 दिन में 60-70 पेज की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाती है, हजारों बच्चों के पास। करंट अफेयर्स का वंश, उसमें पूरी न्यूज, उसमें मेरा एडिटोरियल होता है बहुत जबरदस्त, उसमें मैं अपने व्यूज लिखता हूं। तो ये हो गया, न्यूज़पेपर एनालिसिस होगी। और 2 जबरदस्त कोर्स हैं, एक कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एक कोर्स है ये एसएसबी का कोर्स है। आजकल 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं बच्चों से, खाल उतार रहे हैं यार, ये दुकानें खुली भी। बिल्कुल सर। और हम ऑनलाइन, बिकॉज जिसने अफसर बनना है ना प्रणव, उसको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल, उसको ये सुबह से लेकर वो नहीं कर रहे हैं। ईंटें थोड़ी लगानी है यार, आपको देर वो जुनून होगा, वो ऑनलाइन भी समझ जाएगा। ऑनलाइन समझ जाएगा। फाइनली तो आपने खुद को इंप्रूव करना है ना। सर, आपके एकेडमी से मुझे कुछ टेक अवेज अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करना है। क्या टेक अवे हैं कॉन्फिडेंस के लिए, क्या आप बच्चों को बताते हो? प्रणव, सबसे बड़ा टेक अवे है हमारी जो मेरे जो एकेडमी में जितना काम है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत एनर्जी है। और मैं जो है आई एम अबाउट टू गेट 62 ईयर्स, लेकिन मुझे जब मैं क्लास लगता है, मुझे लगता है मैं और ये मेरे जो सामने बैठे हैं मेरे मेंटीज हैं, हम एक लेवल पे हैं। मैं उनके लेवल पे आके बात करता हूँ। तो और उसके साथ ही मैंने ऐसे टीम बना दी है जो ये कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ये कोर्स कोई सोच नहीं सकता था प्रणव। इस देश में कब से कोचिंग चल रही है, और नाम देखो BOCC, बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स, कि जो बच्चा बैठेगा उस दिमाग में पहले ही यार ऑफिसर टाइप बनना है। मतलब बीइंग ऑफिसर इज एन एटीट्यूड। आपने नाम में गोल सेट कर दिया। नाम में गोल सेट कर दिया, चाहे वो कॉर्पोरेट के अफसर बनो, अफसर मींस लीडर। बिल्कुल। अभी मैं एक एडवांस वर्जन लाने वाला हूं उसका। तो ये 3 महीने का कोर्स है। बेसिकली गांव देहात या हमारे क्यों घरों में ना हमारे कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता नहीं, और 99% स्कूल कॉलेजों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो गई, वो भी खत्म होगी, कोविड वगैरह से हो। तो मैं ऑनलाइन YMA में डिबेट कराता हूँ, ऑनलाइन डिबेट। अरे वाह, इतनी जबरदस्त डिबेट होती है। बच्चे खुद बना रखी है टीम मैंने, जो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में आ जाते हैं। टॉपिक डिसाइड करना, बच्चे रील भेजते हैं उसमें अपनी 30-30 सेकंड की, उसमें वो 40-50-60 बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से आपने 5 या 10 सेलेक्ट करने हैं। वो अलग चल रहा है। क्विज कंपटीशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ये सब ऑनलाइन है, उनमें मैं बढ़िया प्राइज देता हूं उनको, कैश प्राइजेस या टी-शर्ट्स वगैरह देता हूं उनको। फिर एक जेनमोर मैगजीन है जो कि फ्री में हर 15 दिन में हम प्रोवाइड करते हैं। पूरा करंट अफेयर्स का उसमें जिस्ट होता है 15 दिन का, नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस रिलेटेड न्यूज। 10 बजे लाइव, आपने देखा ही है कितनी एनर्जी है उस सेशन में। आप कमेंट पढ़ोगे ना बच्चों के, और ये बच्चे जो इंग्लिश लिख नहीं सकते, इतनी बढ़िया इंग्लिश लिखते हैं, फ्लारी इंग्लिश, ये शेक्सपियर वाले इंग्लिश लिखते हैं बच्चे, नए नए कहीं ना कहीं से कोट लेके आते हैं। तो वो है। एंड उसके अलावा हमारा एक SSB का कोर्स है, क्योंकि मैं ये मानता हूं जिसने आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना है, यहां सोच चाहिए उसको गाइडेंस चाहिए, माइंडसेट का। हाँ, 14 दिन में कोई किसी को यार 20-25 हजार रुपए देकर ऑफिसर नहीं बना सकता, ये फिजूल की बात है। तो हम गाइडेंस देते हैं, और फिर मैं उनको ना उनका साथ नहीं छोड़ता हूं। मेरी जो मेंटरिंग है प्रणव, ये जिंदगी भर की है, फैमिली बन गई, फैमिली है। YMA जो है फैमिली है, यशमोर एकेडमी एक फैमिली है। तो साल के बाद भी अगर बच्चे को जरूरत है, वो जा रहा है SSB के लिए कि यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ही कैन कॉल मी अप। मैं हमेशा अपने साइकोलॉजिस्ट बोला भाई इसकी चेक कर लो। अच्छा, हाँ, साल 2 साल बाद। अब मेरा एक लड़का सेलेक्ट हुआ झज्जर गांव का, मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखना, सागर राठी, मतलब वो 2 साल मेरे साथ रहा। वो भर्ती भी हो गया फौज में, कहता मैं जाऊंगा नहीं, ASI दिल्ली पुलिस में बनना है तो अफसर बनना है। फादर सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है महीने का। उस बंदे का रेजिलियंस है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस मैंने दिया। मैंने कहा सागर तू अफसर बनेगा, लगा रहा है। वो 11th चांस में गया। अच्छा, हाँ, अभी OTA चेन्नई में है, घर बात करता और मेरे से बात करता हर संडे जब फोन मिलता उसको। तो ऐसे हमने ना
लाइफ चेंज कर दी, कॉन्फिडेंस दे दिया। तो मेरे पास क्या है, बेसिकली मैं जो है मैं चार्ज करता हूं इनकी बैटरीज। हाँ सर, कि बस तुम और मेहनत करो और दिल। यार मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कभी जिंदगी में सुना है, मेक योर संडेज एंड सैटरडेज एज द लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द वीक। अरे वाह, हमारे यहाँ संडे में सो जाओ, रात को पिक्चर देखो, घर वाले भी यार आज मैं सोने देना भाई, वो 12 बजे तक सो के। अरे मैं कहता हूँ संडे को 4 बजे उठो, रात को 12 बजे सो, और मंडे को जाकर क्लास में सो जाना। क्लास कौन सी ऐसी धेले की हमारी वो है, एक आधी क्लास मिस कर दोगे, सो जाओगे, कोई बात नहीं। बट संडे को मैं क्या कहता हूँ, फिर संडे को सुबह साइकिलिंग जाओ, रनिंग के लिए जाओ, अपनी जो अपने पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स नोट्स बनाओ। आपके पास हॉबीज हैं, मैं कहता हूं गार्डनिंग पिकअप करो, म्यूजिक पिकअप करो, स्केचिंग, म्यूजिक, कुछ करो यार। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये हॉबी, ये जिंदगी बनाती है आपकी पर्सनैलिटी। आप आधी चीजें इनमें सीखते हो, इनमें एग्जैक्टली टीम गेम खेलो। और मैं कहता हूं 4-5 नालायक दोस्त बनाओ, कमीने दोस्त, जो आप, और आई से कि 1 घंटा जो दोस्तों के पास स्पेंड करते हो, इट इज इक्वल टू 2 आवर्स। अच्छा, ये मैंने ऐसे हटके कॉन्सेप्ट दिए बच्चों को कि दे आर सरप्राइज। फिर मैं कहता हूं ट्रैवलिंग, और जरूरी नहीं लेह लद्दाख टिकट लेके जाना, गांव के आसपास साइकिल लेके 20 किलोमीटर चक्कर लगा के आगे, अपनी जगह से निकलना, अपनी जगह से निकलो। तो ये मैं बताता हूं कि संडे इतना लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक शुड बी संडे। अरे वाह, तो आई एम गिविंग एब्सोल्युटली फ्रेश कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन माई ओन लाइफ। तो उससे क्या होता है, मेरे को जो बच्चे फॉलो करते हैं उनकी लाइफ चेंज हो रही है। और सर आपसे सुन के लग रहा है डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रही होगी वो लाइफ, बहुत एकदम से उनको नई अवेयरनेस मिल रही है, नई अवेयरनेस मिल रही है। और किताबें पढ़नी शुरू कर दी, साइकिलिंग शुरू कर दी, लाखों साइकिलें बिक गई देश में यार। मुझे तो इनसे चार्ज करना चाहिए कुछ ना कुछ रॉयल्टी। किताबें बिक रही हैं, और घरों में लोगों ने टीवी बंद कर दिए हैं, और यूट्यूब पे मेरा चैनल पूरी फैमिली देख रही है। और बच्चे कहते हैं सर मेरी सोच बदली, हमारे घर वालों की सोच, सेकुलर हो गए घर वाले। सबका बदलना चाहिए सर, सबका बदलता है कि यार हम बातें ऐसे कहते, इतनी एनर्जी के साथ कहते हैं। वो बच्चा घर पे इतनी एनर्जी से बता रहा होगा कि वो भी समझने लग गए, क्योंकि हमारे कोर्स ऐसे है ना प्रणव, कि मेरा कोर्स मैं कहता हूं यार छोटे भाई बहन को बैठा लो, माँ बाप, माँ रसोई में रोटी बना रही, वहीं बैठ के अटेंड कर लो, माँ भी देख रही है, उसके लिए भी जरूरी है। अब मैं मदर्स का भी लाऊंगा एक कम्युनिकेशन, बिल्कुल सर, कि हमारी माताओं को भी चाहिए, मदर मींस यंग मदर्स, पूरा एक कैटलॉग चाहिए हमें। हाँ, यंग मदर्स आल्सो नीड गुड। पीटीए में जाके क्या बोलेंगे बच्चे की, वो टीचर से शर्मा जाएंगी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल चाहिए सर। आप में सर फायर इतनी है कि आप एकदम से चार्ज अप कर सकते हो। तो शी कैन टेल कि नहीं मैडम इधर आओ, पहले गिव मी 2 मिनट, बताओ जरा इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे बच्चे का बताओ जरा, आपने क्या ध्यान दिया, आपने क्या। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बॉडी लैंग्वेज से फर्क पड़ता है। तो मैं नॉन वर्बल स्किल सिखाता हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाता हूं। मेरे जो टीचर्स हैं वो दे आर एक्सपर्ट्स इन नॉन वर्बल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पावर ड्रेसिंग। और पावर ड्रेसिंग जरूरी नहीं नाइकी का वो पहनना है, एनी क्लोथ्स, कुर्ते पजामे में भी बंदा कॉन्फिडेंस से बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। सो दिस इज व्हाट is what I'm doing these days. वाओ सर, अमेजिंग सर, मजा आ रहा है आपसे बात करके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एपिसोड्स एंड जिसमें हम और डिटेल में जाएंगे। हाँ बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। और आप हाँ, और आप कल आ जाना क्लास में, ठीक है सर, बिल्कुल। अब मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और इफ यू आर फ्री उसको लगा देना बड़े टीवी पे, और आप काम भी करते रहना, सुनते भी रहना। बिल्कुल सर। एक आपको करंट अफेयर्स में 3 महीने में यू विल नो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ऐसा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है करंट अफेयर्स को समझने में, क्योंकि उससे ना आपकी एक ग्लोबल अवेयरनेस बनी रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। वरना आप ना एक साइलो में घुस जाते हो और फिर आपको आप अपने आप को कट ऑफ करते चले जाते हो चीजों से। मैं एक और चीज बताता हूँ बच्चों को, जिसके घर में अंग्रेजी का अखबार नहीं आता, जहाँ आ सकता है, वो अनपढ़ों का घर है, चाहे मदर फादर दोनों टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो। बिल्कुल सर। दूसरा कहता हूँ, अगर तुम्हारे टीवी का साइज तुम्हारी लाइब्रेरी से बड़ा है, ये भी अनपढ़ों का घर है। बड़े बड़े टीवी लगा रखे, किताबें धिल्ले की नहीं है, भी तो कोई खोलता नहीं है। सो इफ योर टीवी इज बिगर देन योर बुक शेल्फ, थैंक यू, डाउनवर्ड जा रहे हो तो भी डाउनवर्ड जा रहे हो। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज एंड विजडम दैट यू हैव। आई डोंट नो इफ इट्स विजडम और नॉट, बट मतलब डेफिनेटली गट फीलिंग से काम है, सारा काम गट, यहाँ से नहीं, यहाँ से। सही है। तो सबसे आपने सही बात बोली है, क्योंकि आपने इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस किया है और आप इसके प्रोवोकेटर हो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। थैंक यू प्रणव, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका स्टूडियो देख के और आपसे मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे बातें करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे हमसे। हम उन लोगों को अपने शो पर लेकर आएंगे एंड मेंटल हेल्थ के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। Please like, subscribe and share with at least one person, because your share can help that person improve their mental health. Thank you so much.